सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और व्यस्त होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको अध्ययन करवाया था भाषा की प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करवाया था। जैसे भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा एक परंपरागत वस्तु है और भाषा एक अर्जित वस्तु है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी भाषा की प्रकृति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपसे चर्चा करूंगी और इसके साथ ही भाषा व समाज का संबंध किस प्रकार होता है यह मैं आपको समझाऊंगी। तो भाषा का 3 पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं। चौथा पॉइंट है भाषा निरंतर प्रवाहमयी है। भाषा निरंतर प्रवाहमयी है यानी क्या है? भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। भाषा का कोई स्थायी केंद्र नहीं होता कि भाषा वो का वो ही बोलेंगे। भाषा में नित्य नया विकास होता रहता है। यानी कि हम शिक्षा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उसका निरंतर विकास करते रहते हैं, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करते रहते हैं, उसमें परिमार्जन और संशोधन भी करते रहते हैं। यानी कि यह सतत प्रवाहमयी है और परिवर्तनशील है। तो भाषा का महत्वपूर्ण गुण क्या हुआ कि भाषा परिवर्तनशील और प्रवाहमयी है। नेक्स्ट है भाषा संप्रेषण। भाषा संप्रेषण मुख्यतः वाचिक होता है। कैसा होता है बच्चों? वाचिक। वाचिक का अर्थ क्या होता है? वाचिक यानी मुंह से बोलना, मौखिक बोलना। जैसे आपको पता ही भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे छोटी होती ध्वनि, पद, फिर वाक्य बनता है और फिर उसका अर्थ निकालते हैं। तो जो भाषा का जो वाचिक होता है, जो सबसे छोटी लघुत्तम ध्वनि या सबसे छोटी ध्वनि होती है, वो अपने आप में एक निरर्थक होती है। जैसे अ, च, क, न, ये अलग अलग अर्थों में निरर्थक है, लेकिन जब इनको क्रमबद्ध कर देंगे तो वह अपने आप में एक सार्थक अर्थ निकालने लग जाएगी। जैसे अचकन, अचकन यानी कि पहने का कपड़ा। तो वाचिक यानी मुंह से बोले, ठीक है। तो संप्रेषण वाचिक क्या हो गया? संप्रेषण यानी कि इसके लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। आपको पता है कोई व्यक्ति क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के कोई भी वक्ता नहीं बोलता। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन मेरा बोलना तभी सार्थक है ना जब आप उसको सुनोगे, आप उसकी प्रतिक्रिया दोगे। अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, तो मेरा बोलना क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। इसलिए संप्रेषण में क्या होना चाहिए? वक्ता और श्रोता का होना परम आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? वक्ता या श्रोता। यानी मैंने कुछ कहा, आपको कुछ बोला और आप प्रतिक्रिया दोगे तो मेरा बोलना सार्थक है, ठीक है। भाषा संप्रेषण क्या होता है? वाचिक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाषा का प्रवाह क्या होता है? कठिन से सरलता की ओर। कैसा होता है बच्चों? भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। जैसे आपने देखा होगा दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में आदिवासी जो बोलते हैं, उनकी ध्वनियाँ होती है, वो हमें कभी समझ में ही नहीं आती है। पहले भी इसका ऐसा ही रूप था कि जब भाषा का विकास हुआ था तब इसका रूप थोड़ा कर्कश था, कठिन ध्वनियाँ थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, उसमें परिमार्जन होता गया, उसमें संशोधन होता गया और भाषा क्या हो गई? कठिनता से सरलता की ओर। आप जानते हो ना संस्कृत, जिसे सब भाषाओं की जननी कहते हैं, उसका रूप भी हम ज़्यादातर हम नहीं बोल पाते संस्कृत के वाक्य, लेकिन हिंदी इजी वे में हम ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए भाषा का प्रवाह कैसा हो गया? सरलता से कठिनता से सरलता की ओर। यानी सरल होगा तो हम उसे आसानी से बोल सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी भाषा व समाज में संबंध। इससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। संजय जोशी की कविता है, जिसको मैंने नेट पे देखा था। वो सुने। भाषा जब सहज बढ़ती गई, प्रकृति संस्कृति संग चलती गई। भाषा सभ्यता की संपदा, सरल रहती अभिव्यक्ति सदा। यानी भाषा क्या है?
भाषा अपने साथ क्या लाती है? संस्कृति लाती है, सभ्यता लाती है, उसका विकास करती है। संस्कृति यानी कि रुचिकर गुण, ठीक है। और आपने अरस्तु की एक डिफाइनेशन सुनी होगी, सुनी है? अच्छा, कि जो मनुष्य समाज में नहीं रह सकता, या तो वो देवता है या जानवर। समझ गए ना आप कि या तो ईश्वर ही नहीं रह सकता समाज में, या पशु ही नहीं रह सकता। यानी कि प्राणी जो होते हैं वो हमेशा समाज में रहते हैं। तो हम भाषा व समाज का संबंध किस प्रकार से होता है वह आपको बताऊंगी। तो भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है भौतिक और दूसरा होता है भौतिक और मानसिक। मानसिक पक्ष जो होता है वो आत्मा से संबंधित होता है, लेकिन भौतिक पक्ष शरीर से संबंधित होता है, शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है। जो अर्थ होता है ना वह आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उस अर्थ को निकलने के लिए भौतिक शरीर का तो होना आवश्यक है ना बच्चों। हाँ, उनका भौतिक शरीर से लगाव या उनके माध्यम से अभिव्यक्त करना आवश्यक होता है। यानी भाषा भौतिक शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो सकती है। ठीक है, कितने मिनट का बना? 6.5 मिनट। ठीक है बच्चों, डस्टर प्लीज। भाषा क्या करती है वो सीखो। ये फ्लो चार्ट बनाइए आप सब। समाज में क्या होती है बच्चों? समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। संस्कृति यानी संस्कार होते हैं, ठीक है। यानी कि रुचिकर गुण क्या जन्म देती है? किसको जन्म देती है संस्कृति या समाज? किसको? एक भाषा को। किसको जन्म देती है? भाषा को, ठीक है। और भाषा क्या करती है? यस, संवर्धन और परिमार्जन। वह परिमार्जन, ठीक है। कैसे है परिमार्जन और संवर्धन? मैंने पहले भी आपको बताया था कि संस्कृति जो होती है वो कुछ अशुद्धियाँ होती है भाषा से संबंधित, कुछ रूढ़ियाँ होती है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो वह उनका परिमार्जन करती है, यानी उनका त्याग करती है। और कुछ नई जो अच्छी चीज़ है उसको वह अपने दैनिक आदतों में प्रयोग करवाती है। यानी कि भाषा अनुकरण और अभ्यास के द्वारा हम समाज में अर्जित करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं आपने समाज में 2 प्रकार के लोग सुने होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के लोग। कौन कौन से होते हैं? हाँ, वह लड़का देखो, ये नवीन कैसा लड़का है? अंतर्मुखी, जो कभी कुछ बोलता ही नहीं है ना, अपने आप में मस्त रहता है। और दूसरे इस राम को देखो, कितना टॉकेटिव है, कितना बातूनी है, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। तो समाज में कितने प्रकार के लोग हो गए? 2 प्रकार के। एक तो अंतर्मुखी और दूसरा कौन सा? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी कौन है? बहिर्मुखी हमारा राम है। और अंतर्मुखी कौन है? अंतर्मुखी हमारा नवीन है। यानी कि अंतर्मुखी जो होता है समाज के अंदर, वो चाहे कितना ही होशियार हो, उसमें कितना ही ज्ञान हो, लेकिन जब तक वह अपनी भाषा के माध्यम से उस ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं करेगा तो उसका सारा ज्ञान निरर्थक है। यानी वो कितना ही काबिल है। अपनी पहचान तो समाज में बनानी पड़ती है ना। और कैसे बनाएंगे? हम अपने कार्यों के द्वारा, हम अपने व्यवहार के द्वारा, हम अपनी बोली के द्वारा ही तो समाज में क्रियान्वित होंगे, हमारा नाम होगा, है ना। तो आप बुरा नहीं माने नवीन, बुरा नहीं मानना। आप अंतर्मुखी हैं, लेकिन आपको अपनी प्रतिभा दूसरों के समक्ष पेश करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी प्रतिभा का फ़ायदा उठा सकते हो। और राम है, राम देखो कितना टॉकेटिव है, कितना बहिर्मुखी है, जो हमेशा बोलता रहता है। इसमें अच्छे नेतृत्व का विकास हो सकता है, ये अच्छा लीडर बन सकता है, यह अपनी भाषा को दूसरों को समझा सकता है ना।
लेकिन अंतर्मुखी बहिर्मुखी से ये नहीं होता। अंतर्मुखी बहिर्मुखी से ये नहीं होता कि आप में गुण और योग्यता नहीं है, आपको समाज के कुछ नियमों का ज्ञान होना चाहिए।